कि हमने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो लॉस के अंदर हैं हमने उनको खुद चलाना है, या हमने वो किसी और को बेचनी नहीं, हमने उनको प्राइवेटाइज नहीं करना, सिर्फ तकरीरें करनी है बट ये नहीं करना? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसमें दो बातें हैं जी। पहले तो जो मेरे भाई ने बात की है, उन्होंने एक अपने अंदाज से, शायद एक मज़ाहिया अंदाज से ये हुकूमत की मजबूरियां बता दी हैं। लेकिन जहाँ तक FBR का ताल्लुक है, मैं इनको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि FBR ने खुद एक पिछले साल, यानी पिछले माली साल में सितंबर के महीने में एक प्रेजेंटेशन दी थी वज़ीर आज़म साहब को। उसमें इन्होंने कैलकुलेट किया, वो मैं आपको भिजवा भी देता हूँ, और मेरे भाई हैं फारूक साहब, उनको भी भिजवा देता हूँ, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो उनका रेवेन्यू एफर्ट है वो इन्फ्लेशन के साथ भी कीप अप नहीं किया। हाँ जी। यानी आप फर्ज ये कर लें कि जब डॉलर डिवैल्यूएट होता है और आपकी करेंसी होती है, तो जब आप चीज़ इंपोर्ट करते हैं या महंगाई होती है तो चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली, चूंकि परसेंटेज ड्यूटी है, तो उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। यानी एक चीज़ आप मंगवाते हैं लेट से 1 लाख रुपए की, तो उस पर आपने 10% देना है। वही चीज़ जो है एक्सचेंज रेट की वजह से 10 लाख की हो जाती है, तो फिर आपको 10 लाख पे वो परसेंटेज मिलेगी। तो जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड रेवेन्यूज हैं FBR के, उनमें तो कोई इंक्रीज नहीं हुई। यानी जितनी भी ये इंक्रीज बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल हुई है, लेकिन ये सारी की सारी इन्फ्लेशन के मद में FBR खुद डाल रहा है। इनकी अपनी रेवेन्यू एफर्ट जो है, और जो शिफ्ट है फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस टू डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि रेवेन्यू एफर्ट बताती है, जो इन्होंने अभी नया रास्ता दिया है सब लोगों को कि ये फाइलर बन जाए और जीरो फाइल कर दें, ताकि मुख्तलिफ मद्दों में जो उनको टैक्स लगना है या नॉन फाइलर की जो कतगन है वो ना लग सकें, तो बराए नाम फाइलर बना दे। वो भी IMF ने अब चेंज कर दिया है। अब ये सिर्फ उनको फाइलर गिनते हैं जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल एक्सचेकर को। और जहां तक इनका बड़ा अच्छा नुक्ता था, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं इसमें, और आपका जो सवाल है मैं अब उस तरफ आता हूँ, इसमें वाज़ेह तौर पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो ख्वाहिशमंद है कि चीजें स्टेटस को मेरे ऐसे ही चले, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनको मौके मिलते हैं लोगों को प्रमोट करने की, नौकरियां दिलवाने की, उनमें से मुख्तलिफ मारात, कॉन्ट्रैक्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के जो सप्लाई नेगोशिएशंस हैं, उन चीज़ों में लोगों की मदद करना, एक पूरा स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में इनकी उंगलें घुसेड़ी हुई हैं। तो इसके लिए उनको बड़ा ये अच्छा लगता है चीज़ें अगर वो करें, ना कि कोई प्राइवेट सेक्टर करे, तो इसलिए ये प्राइवेटाइजेशन से भागते हैं। दूसरी वजह ये है कि कम से कम एक सियासी जमात का तो मुझे पता है, वो तो खुद ख्वाहिशमंद है आधी चीजें खरीदने में, बल्कि मियां नवाज शरीफ के मुंह से ही निकल गया कि ये PIA आप हमें बेच देते तो अच्छा था। तो ये जो डिलेज हो रही है, इसका ये भी एक जरिया है। ये जो अभी हमें G2G पढ़ाया जा रहा है, तो ये वही कतर है जहां पर इनके जो फ्लैट्स थे एवन फील्ड वाले, उनके नाम से बताया गया कि जी वहां से तोहफा मिला हमें। और जैसे कि कारोबार इनके दुबई में और सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ जो सल्तनतें हैं वो अगर G2G करते हैं और इनका कोई वहाँ पर सिलसिला चल निकले, तो वो तो बड़ा आसान है कि जी ये तो G2G है। सबसे ज्यादा जो प्राइस डिस्कवरी का सत्यानाश हुआ है पाकिस्तान और दुनिया की तारीख में, वो G2G में हुआ है। तो आप समझ लें कि G2G जो है ये करप्शन का दूसरा नाम है। बिल्कुल ठीक। और इसीलिए ये कहते हैं कि जी हम पिछले बंद कमरों में बैठ के उनको मारात दे के तो अपने टर्म्स पे उनको चीजें बेच देंगे। तो IMF ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, आप इंटरनेशनल कंपैरेटिव बिडिंग के तहत जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक आप प्राइस डिस्कवरी करेंगे। उसके बाद अगर आप किसी के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं G2G आप बेशक कर लें। ये नहीं होगा कि आप बंद कमरों में बैठ के लोगों को थमा दें, जो कि असल जो इनके मुंह से भी निकल गया कि ये अब वो उनको तरीकाकार नहीं मिल रहा, क्योंकि IMF ने बेसिकली ये सॉवरेन वेल्थ फंड वाला तमाशा जो डार साहब ने रचाया था वो उसको बंद ही कर दिया है, क्योंकि इन्होंने बताया कि उसको सारे के सारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। ये नहीं कि वो पिछले दरवाजे में बंद कमरे में बैठ के तो ये किसी किस्म के फैसले कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में जब तक से IMF का प्रोग्राम चल रहा है वो तो दरवाजा बंद है। बाकी ये है कि जो पाकिस्तान में इन्होंने एक नया सिलसिला चला निकला है, जो 40 साल से प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे थे, अब चूंकि इनको पता है कि ये करना पड़ना है, तो अभी इनको डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक। ये स्ट्रेटेजिक है, वो भी स्ट्रेटेजिक है, वो भी अब सारे वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक दिखने लगे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट से एक एक करके हटा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IMF जो है कोई बेवकूफ नहीं है, उनको पता है जी, ऑब्वियसली उनको पता है इस चीज का। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, आखिरी जुमला, 2029 तक उन्होंने सिफर रखा हुआ है प्राइवेटाइजेशन प्रोटीज, और हुकूमत भी हमारी कोई इतनी
चलाको मासी नहीं है। इन्होंने भी इस साल सिर्फ 87 बिलियन बजट में रखा है प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड। इसका मतलब है कोई एक आधा कोई प्लॉट इन्होंने बेचना है, इन्होंने कोई रूजवेल्ट कोई पीआईए को कुछ भी नहीं, डिस्को पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, इन्होंने बजट में ही नहीं डाला। ओके डॉक्टर, मैं प्लीज मेरी बात आप गौर से सुनिएगा और आपके जरिए आपके नाजरीन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। इस पाकिस्तान में सितंबर से 2024 जो पिछला सितंबर था, इसमें से बैंकों को बताना शुरू किया हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने, कि आपकी एडीआर यानी एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो अगर 50% नहीं है तो हम आपके ऊपर 15% टैक्स लगाने लगे हैं जो बकाया जाता है। तो बैंकों ने आनन फानन पैसा बाजार में फेंकना शुरू किया और बहुत सारा वो पेपर पे था, वो जनवरी के एंड तक जो पेपर वाला था वो तो वापस हो गया। तो तकरीबन 2 ट्रिलियन प्लस से जो स्टिक किया मार्केट में, यानी जो उन्होंने लोन्स दिए थे, जो आप देख सकते हैं स्टेटिस्टिक्स में, वो तकरीबन 1.08 ट्रिलियन है। तो ये मैं आपको बता दूं कि पिछली मर्तबा जब कोविड आया था तो 1.8 ट्रिलियन का स्टिमुलस दिया था स्टेट बैंक ने कि इकोनॉमी रिसेशन में ना चले जाए। उस वक्त का ये फैशन था दुनिया में, तो इन्होंने भी किया। और इसके बाद पाकिस्तान में प्राइसेस जो है वो 38% पे हाईएस्ट इन हिस्ट्री पे चले गई, क्योंकि ग्रोथ जो है वो रुक गई थी और मनी ये जो पैसों की फराहमी बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह से अभी भी इन्होंने यही किया कि ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल है, 2.7 तो ये बता रहे हैं, ये 2 पे भी नहीं होगी, आप देख लेना जब रिवाइज होंगे। और पैसे जो है इन्होंने 1.08 ट्रिलियन का मज कम जो अभी जारी है वो तो मार्केट में फेंक दिया है। तो इसका मतलब है अगर 12 महीने स्टेट बैंक ने कैलकुलेट किया कि पाकिस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी का लैग है, तो सितंबर से हमें कीमतें जो है वो चढ़ती हुई नजर आनी चाहिए। ऐसी के एक रेला आ रहा है, अभी माजी की महंगाई के दबाव के नीचे से हम निकले नहीं है, और अभी आप उसकी पहली बूंदें देख सकते हैं कि अप्रैल में 0.3% इन्फ्लेशन थी और मई में 3.5 होगी। ये 25 गुना इजाफा हुआ है, 2500% का ये इजाफा है। और इस महीने जो है वो स्टिक किया है 3.2% पे। तो ये अगले 2 महीने में और सितंबर के बाद आप देखेंगे ये जो पेट्रोल और ये बाकी गैस की कीमतें और ये दूसरी तीसरी चीजें हैं, इस वक्त हमारी एक्सचेंज रेट भी अंडर प्रेशर है, 286 तक चले गई है, और इसकी बहुत देर तक 280 तक रही थी। और ये लेकिन ये जो रेला है पैसे का, ये जो इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से इन्होंने फेंकवाया है मार्केट में थ्रू पॉलिसी के स्टेट बैंक ने डंडा दिया बैंकों को, इसका भी खमियाजा हमने भुगतना है, क्योंकि ये बहुत सारे पैसे मार्केट में फेंक दिए, ग्रोथ थी कोई नहीं, तो प्राइस राइज तो होना ही होना है। अब वो कहां तक जाता है, कितना जाता है, वो तो हम देखेंगे, लेकिन अवाम अपनी पेटियां कस ले। ये तीनों जमातें जो है ये हमारी जिंदगियां अजीरन कर दी हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है स्टेट बैंक की अकाउंटेबिलिटी। जो नए कवानीन बने थे इमरान खान साहब के दौर में, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी का सेक्शन है वो नेशनल असेंबली का है, और नेशनल असेंबली को साल में 3-4 मरतबा स्टेट बैंक रिपोर्ट हर साल करती है उसको जिम्मेदार ठहराने के लिए। किस चीज का, कि आपने लो प्राइस स्टेबिलिटी रखी है कि नहीं रखी। तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट चलेगी, किसी ने चूं तक नहीं की, कोई काली पटिया नहीं किसी ने कंधे पे बांधी, कोई स्टैंडिंग कमेटी में किसी किस्म की डिबेट नहीं पार्लियामेंट में। ये सारी की सारी जमातें बिल्कुल नाकस है, अवाम हमारी शिकस्त और रेख्त हो गई है। पॉपुलेशन सेंसस डाटा के मुताबिक हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 22% तक चली गई है, 22% तक। और ये अभी तक 2020 की जो जब इमरान खान साहब ने बंद किया लेबर फोर्स सर्वे, उस वक्त की रिपोर्टें ये दे रहे हैं। इस साल तो उन्होंने ये भी जहमत नहीं की इकोनॉमिक सर्वे में, वो भी नहीं छापा इन्होंने। हालांकि इन्होंने आईएमएफ को बताया कि इनके पास फिगर जून तक आ जाने हैं, जो अभी आईएमएफ करवा रहा है लेबर फोर्स सर्वे। तो ये छुपा रहे हैं चीजें, लोगों को बेवकूफ समझते हैं ये बना लेंगे। लोग बेवकूफ नहीं बना रहे, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, लोगों ने भाइयों को कत्ल कर दिया है, हर चूल्हे पे लड़ाई है, ऐसे ही है, ठीक है, काश्तकार को जिबा कर दिया, रूरल इकोनॉमी बैठ चुकी है मुकम्मल तौर पर। और ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड ये बजरिए बैंकों का ये मुजरा करवा रहे हैं, ये 60% ऑफ ऑल लोन सिर्फ 2 शहरों में दिए जाते हैं और 80% ऑफ ऑल लोन्स सिर्फ 5 शहरों में दिए जाते हैं। तो ये आप देख लें कि पाकिस्तान में ये अर्बन जो एग्रीगेट डिमांड है ये बढ़नी है, तो ये पेरिशेबल्स के लिए बढ़नी है, और आप देखना ये कीमतें कहां जाती है और गरीब ने रगड़ा जाना है। वेरी राइट डॉक्टर साहब, ये जो अभी तक जो है जी दालियान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास जी, एक सेकंड। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हुकूमत ने इस साल का जो माशी तरक्की का हदफ है वो 4.2% रखा है, जबकि गुज़िश्ता साल जीडीपी ग्रोथ माइनस में रही। सर एक तो समझाएं कि एकदम ये माइनस से 4.2 कैसे होगा, नंबर 1। और सवाल ये भी है कि क्या ये हदफ रियलिस्टिक है? क्या आपको लगता है कि हुकूमत के पास
इस हदफ को पूरा करने के लिए कोई फाइनेंशियल प्लान मौजूद है जिसके ऊपर अमल पैरा होके 4.2% तक हम चले जाएंगे? बिल्कुल, ये 4.2% कोई नहीं होना जी। और ये साफ साफ वर्ल्ड बैंक और IMF की दोनों की आप प्रोजेक्शंस देख लें, एक ही मेरे ख्याल है 3.2 है, एक ही 3.6 है। और वो भी तब है जब इन्होंने पिछले साल की जो है 3.6 लाकर, तो अब मार्च में इन्होंने अगले साल पे लगा दिया है। हालांकि 3.6 पिछले साल की थी, जो कि 2.7 हुकूमत के मुताबिक निकली। और जो प्राइवेट सारे इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि शायद मुश्किल से ये 2 तक पहुंच जाएगी, तो बड़ी बात है। और उसकी कई वजूहत है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन बहरहाल इन्होंने नंबरों की हेरा फेरी खूब की है और उसकी वजह से ये 2.7 बता रहे हैं, जो कि दरअसल है नहीं। लेकिन जो मैं आपसे बात एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि अगले साल इनका जो सारा जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें किसी किस्म की कोहेरेंस नहीं है। आप देखें, पाकिस्तान में 4 प्लान इन्होंने चलाए हुए हैं। एक है आपका स्टीवन डरकॉन प्लान है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो PM हाउस में उसकी मॉनिटरिंग बॉडी बनी हुई है। फिर एक उड़ान प्लान है, वो उसका नटू बना हुआ है, नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट प्लानिंग कमीशन में, वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फिर एक वर्ल्ड बैंक का भी 10 साल प्लान है, वो यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और EAD मॉनिटर करते हैं। फिर एक IMF का प्लान चल रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चला रही है 3 साल EFF के नाम से, और ये रेजिलियंस वाला। तो ये सारे प्लान जो हैं ये एक एक वेरिएबल के ऊपर जो सेम वेरिएबल है, जैसे मसलन टैक्स टू GDP रेशियो है, जैसे मसलन ग्रोथ है, जैसे मसलन हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इन सारों के फिगर उल्ट पुल्ट हैं। कोई 3 साल प्रोग्राम है, कोई 5 साल प्रोग्राम है, कोई 10 साल प्रोग्राम है। इनका कुछ आपस में ताल्लुक वास्ता नहीं है और ये एक मजाक बना हुआ है और प्राइवेट सेक्टर को टोटली कंफ्यूज कर दिया है। जितनी भी हमारी डिविजन्स हैं वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा वाला प्लान फॉलो करें, हमने कब ये हदफ पूरा करना है। तो ये एक टोटल शहबाज शरीफ साहब ने खिचड़ी पका दी है। ये टास्क फोर्स और कमेटी के मास्टर हैं। एक टाइम था जब पंजाब में इन्होंने 110 टास्क फोर्सें बना दी थी। फाइनली इंतजामिया ने कहा कि जी हमें काम करने दें, ये टास्क फोर्सों से निकालें। तो इनको डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास है नहीं। जब 5 टास्क फोर्सों की रिपोर्ट आ जाए फिर एक कमेटी बना देते हैं कि उन 5 टास्क फोर्सों की रिपोर्ट को वो रिव्यू करें, फिर कैबिनेट कमेटी की बंदी, फैसला तो ये करता ही नहीं है। हाँ, ठीक कह रही, ठीक। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब अब